हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके माइंड में कभी ना कभी स्ट्राइक ज़रूर हुआ होगा। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि गवर्नमेंट दिन रात पैसे प्रिंट करके देश की गरीबी क्यों नहीं मिटाती? तो क्या आपने कभी सोचा है कि डॉलर और इंडियन करेंसी के बीच में जो डिफरेंस है उसे तय कौन करता है? अगर उसे कोई तय करता है तो हम उसे एक्सेप्ट क्यों करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ की एक डाली से निकला हुआ पेपर उसे इतना वैल्यू क्यों दिया जाता है? उसे पूरे कंट्री में ऑल ओवर एक्सेप्ट क्यों किया जाता है, जबकि एक नॉर्मल पेपर को नहीं किया जाता? क्या आपने कभी सोचा है कि हम सुबह से शाम तक जिस पेपर मनी के पीछे भागते हैं उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है? अगर आपके माइंड में ऐसे सवाल हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आज हम इस वीडियो के ज़रिए इन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाएंगे इन्फ्लेशन क्या होता है, प्राइस इंक्रीज कैसे होता है, मनी एंड सप्लाई क्या होता है। तो इन चीज़ों पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान के चलते हैं कि अगर आपके पास एक सेकंड हैंड स्मार्टफोन है, आप उसे बेचना चाहते हैं, तो आप कैसे पता करेंगे कि आपको उस प्रोडक्ट को किस प्राइस में बेचना है? तो इस पजल को सॉल्व करने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं। आप मान के चलिए कि आपके पास एक स्मार्टफोन है, सेकंड हैंड, आपने उसको बेचना है और आपके घर के बाहर 100 बंदे आए हैं उस स्मार्टफोन को परचेज करने के लिए। पहले आपने माइंड में सोचा था कि मैं इसको 100 रुपए का बेचूंगा। जब आपने 100 बंदे देखे तो आप क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, उस स्मार्टफोन का प्राइस इंक्रीज कर दोगे। क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा है। काफी सारे लोग जो है वो आपका फोन खरीदने आए हैं और आप तब तक अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाते रहोगे जब तक एक सिंगल बंदा उसे परचेज ना करे आपकी मुंह मांगी कीमत पर। उसी कंपैरिजन में अगर एक सिंगल बंदा खरीदने आया होता तो आपने जो माइंड में प्राइस बोला था आप वो बोलते, थोड़ा नेगोशिएशन होता और खत्म। जब आपके सेकंड हैंड फोन का वैल्यू बढ़ गया क्योंकि डिमांड ज्यादा रही आपके फोन की, तो आपने उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज कर दिया। उसी हिसाब से हम और एक एग्जांपल लेते हैं। जब आप हम एक वेजिटेबल शॉप पे जाते हैं, हम वेजिटेबल शॉप पे जाते हैं, हम देखते हैं कि एक टमाटो जो है, टमाटो का 1 केजी मिलता है 100 रुपीज का, हाइपोथेटिकली। और प्याज का जो 1 केजी है वो मिलता है 20 रुपीज का। ऐसा क्यों? प्याज 20 रुपीज और टमाटो 100 रुपीज। रीजन क्या है? रीजन है डिमांड एंड सप्लाई का। अब ये डिमांड एंड सप्लाई क्या है? अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है और उसकी सप्लाई कम होती है तो प्राइस इंक्रीज होता है, और अगर किसी चीज की डिमांड कम होती है और सप्लाई ज्यादा होती है तो प्राइस में फॉल आता है। तो वही सेम सिचुएशन है यहाँ। पोटैटो की जो है वो डिमांड कम है और उसकी जो सप्लाई है वो काफी ज्यादा है, इसीलिए उसका प्राइस कम है। उसी के उसके कंपैरिजन में पोटैटो सॉरी टमाटो या ओनियन का जो है वो सप्लाई कम है और उसकी डिमांड काफी ज्यादा है, इसलिए उसका प्राइस जो है हाई है। यही रीजन है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है या कोई भी गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा पैसे प्रिंट नहीं करती। अगर गवर्नमेंट ज्यादा पैसे प्रिंट करेगी तो क्या होगा कि हर एक चीज का जो है प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हर एक बंदा कैपेबल होगा कोई भी चीज खरीदने का। और जब 100 बंदे एक गाड़ी खरीदते थे, वहां अगर 1 लाख बंदे जाएंगे गाड़ी खरीदने के लिए तो जो गाड़ी बेच जो लाख रुपए की गाड़ी थी उसका प्राइस 1 करोड़ रुपए का हो जाएगा, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ जाती है किसी चीज की तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। इसीलिए गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती, वो पैसे प्रिंट नहीं करती दिन रात किसी भी फाइनेंशियल सिचुएशन से टैकल करने के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा एक कंट्री में प्रिंट होगा उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे इन्फ्लेशन के। और ये इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब है जब प्राइजेस एक मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स के प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे और मनी का परचेजिंग पावर कम हो जाएगा। परचेजिंग पावर से हमारा क्या मतलब? परचेजिंग पावर से हमारा मतलब है कि अगर 10 साल पहले या 5 साल पहले या 5 दिन पहले ये स्वेटर जो है ये 500 रुपीज का मिलता था और आज
यही स्वेटर जो है वो 1000 रुपीज का मिलता है। इसका मतलब कि परचेजिंग पावर जो है वो पैसे का कम हो गया है, क्योंकि इस प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो गया है। अगर परचेजिंग पावर कम हो जाएगा पैसे का, तो सेम चीज को खरीदने के लिए हमें डबल ट्रबल 4 गुना 10 गुना 20 गुना ज्यादा पैसा जो है वो पे करना पड़ेगा। ऐसा ही केस हुआ था जिम्बाब्वे में, जब जिम्बाब्वे ने अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस को टैकल करने के लिए $1 ट्रिलियन पैसा प्रिंट किया। जब उन्होंने इतना पैसा प्रिंट किया तो वहां हाइपर इन्फ्लेशन हुआ। हाइपर इन्फ्लेशन इज सच ए डेंजरस इन्फ्लेशन फॉर इकोनॉमी। जो ऐसा इन्फ्लेशन जिसमें पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहती, पैसा बिल्कुल वर्थलेस हो जाता है। अगर आपने एक टॉफी लेके जाना खरीदने जाना है तो आपने इतने पैसे साथ लेके जाने पड़ेंगे, और सब्जी लेने के लिए आपने ट्रॉलीज में पैसे लेके जाना पड़ेगा। तो इस चीज को इन्फ्लेशन कहते हैं। ये इन्फ्लेशन, अगर गवर्नमेंट दिन रात पैसा प्रिंट करेगी तो इन्फ्लेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट पैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे प्रिंट नहीं करती। मनी का एवोल्यूशन कैसे हुआ? तो पहले के जमाने में क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। ये बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम में क्या होता था, अगर आपने किसी से कोई काम कराना है तो आप उसको यहाँ से गेहूं देते, आप उसको राइस देते, आप उसको आटा देते, या आप उसको कोई और ऐसी चीज देते जिसकी उसको जरूरत थी, और वो आपको कोई वैल्यू या इन रिटर्न कोई ऐसी चीज देता जिसकी आपको जरूरत है। तो लेकिन ये जो ये बार्टर सिस्टम था ये कन्वीनियंट नहीं था। ये मतलब हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं था, ये वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं था हर एक कंट्री में, हर एक एरिया में। तो इस पे लायबल रहना जो एक अच्छा मेथड नहीं था। तो हर मोस्ट ऑफ जो कंट्रीज थी वो गोल्ड और सिल्वर पे को एक एथेंटिक सोर्स मानती थी, और गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करने को एक एथेंटिक वे ऑफ ट्रेडिंग मानती थी एज कंपेयर टू बार्टर सिस्टम। तो शफल हुआ फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू मेटल्स या गोल्ड और सिल्वर्स में ट्रेड होना। तो अब गोल्ड और सिल्वर्स में ट्रेड करने के पीछे भी एक ड्रॉबैक था। वो ड्रॉबैक ये था कि इतने हैवी मेटल्स या इतने हैवी आइटम्स जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ये कन्वीनियंट नहीं था, सूटेबल नहीं था। तो इसके बीच में आती है गवर्नमेंट और इंटरवेंशन करती है कि आप एक ऐसा काम कीजिए, आप अपना जो गोल्ड रिजर्व है ये हमारे पास रखिए, हम आपको एक रिसिप्ट देंगे जिसमें जो इतनी वैल्यू रखेगा जितना आपका गोल्ड हमारे पास रिजर्व है उसकी है। तो कहीं टर्म्स में हम इसको प्रोमिसरी नोट्स भी कहते हैं। जो आप में से कॉमर्स स्टूडेंट्स होंगे वो प्रोमिसरी नोट्स इस टर्म को बहुत अच्छे से समझते होंगे। प्रोमिसरी नोट्स एक ऐसा नोट्स होता है जिसकी कोई वैल्यू होती है। ये प्रॉमिसरी नोट ही जो है ये आगे चल के पेपर करेंसी में कन्वर्ट हुआ। तो अब ये पेपर करेंसी क्या है, और ये पेपर करेंसी किसी एक पेपर को इतनी वैल्यू, और जो कॉमन पेपर है हमारे पास उसको वैल्यू क्यों नहीं है? जो ये पेपर करेंसी है इसमें जो गवर्नर है वो हमें ये प्रॉमिस करते हैं कि ये जो 100 रुपीज का नोट है, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि जिस जो इसका होल्डर है वो वैल्यू रखता है 100 रुपीज की, जिसके पास ये है ये नोट, ये वैल्यू रखता है, ये वेट नोट वैल्यू रखता है 100 रुपीज की। तो हम उस वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं ऑल ओवर द कंट्री। लेकिन अब बात सवाल ये उठता है कि चलो एक कंट्री के अंदर तो एक गवर्नर साहब की जो वर्ड है, जो उनका प्रॉमिस है उसकी रेस्पेक्ट की जाएगी। लेकिन अगर मुझे ट्रेड करना है यूएस के साथ, तो यूएस का बंदा या यूएस की कंट्री में जिसके जहां भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे हमारी करेंसी, या हम क्यों एक्सेप्ट करेंगे उनकी करेंसी? तो अगर मैं ऐसा उनसे कोई सामान ले लूं फिर उनको बताऊंगी ये जो 500 का नोट है रेड कलर का है, ये है हमारा, ये प्रॉमिस है हमारे गवर्नर का, तो आप एक्सेप्ट करो, वो क्यों करेंगे? या वो मुझे अपना डॉलर दे दे तो मैं क्यों करूंगा एक्सेप्ट? तो ये एक बहुत बड़ा इशू था। अगर मैं वहां से डॉलर्स लेके आता भी हूँ या वो यहाँ से इंडियन करेंसी लेके जाते भी हैं, लेकिन अगर उनकी एक्सेप्टेंसी नहीं है वहां, तो उनके वो किसी काम के नहीं है। आप मान के चलो कि आप सब्जी लेने जाते हो, वो आपका इंडियन करेंसी जो है एक्सेप्ट नहीं करता, वो आपको बोलता है कि मुझे डॉलर चाहिए। आप दूसरी जगह जाते हो कोई और सामान खरीदने किसी और शॉप पे, वो वहाँ डॉलर एक्सेप्ट ना करके आपको बोलता है कि आप चाइना की करेंसी दो, या आपको बोलता है किसी और कंट्री की करेंसी दो। तो ये एक्सेप्टेंस अगर करेंसी की नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसके चलते हुए सामने आता है गोल्ड स्टैंडर्ड। तो अब ये गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या किया गया? गोल्ड स्टैंडर्ड में
ये गोल्ड स्टैंडर्ड में गोल्ड को लिंक कर दिया करेंसी के साथ। इसमें यह कहा गया कि मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। आप मान के चलिए कि 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू है 20 रुपीस और सेम 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू यूएस में है $2। तो अगर अब इंडिया और यूएस ने ट्रेड करना है इन गोल्ड, तो इन $2 की वैल्यू होगी इज इक्वल टू 20 रुपीज। और वैसे ही अगर कोई भी बंदा इंडिया में 1 ग्राम सोना लेके आता है तो वो 20 रुपए लेके जा सकता है, या अगर वो 20 रुपए लेके आता है वो 1 ग्राम सोना लेके जा सकता है। तो ये एक एक्सचेंज मीडियम बन गया ऐसा। तो इस एक्सचेंज मीडियम में क्या हुआ कि ट्रेड होना शुरू हो गया, क्योंकि अब करेंसी के एक्सचेंज रेट को लेके या करेंसी के एक्सेप्टेंस को लेके जो इशू था वो गोल्ड स्टैंडर्ड ने खत्म कर दिया। तो अब क्या हुआ, ये गोल्ड स्टैंडर्ड का जो इशू सामने आया वो आया वर्ल्ड वार सेकंड के बाद। सेकंड हुआ तो यूएस की जो वॉर इंडस्ट्रीज है, जो मैन्युफैक्चर करते हैं हथियार, तो उन्होंने हथियारों की सप्लाई कर दी ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितनी भी कंट्रीज जो है वो पार्ट ले रही थी वर्ल्ड वार सेकंड में। तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव एक वार रहा, जिसमें क्या हुआ, सारा गोल्ड रिजर्व जो है उसका फ्लो चला गया यूएस के पास। नियरली 80% ऑफ गोल्ड रिजर्व किसके पास था, यूएस के पास था। तो अब यह समझना है कि जब सारा गोल्ड रिजर्व यूएस के पास था और गोल्ड स्टैंडर्ड का एक कंडीशन ये थी कि एक कंट्री सिर्फ उतनी ही करेंसी जो है प्रिंट कर सकती है जितना उनके पास गोल्ड रिजर्व है। क्योंकि ऐसा हो जाता कि अगर उन्होंने कल को करेंसी चेंज करानी होती और या करेंसी एक्सचेंज करनी होती, तो कंट्री के पास करेंसी तो होती लेकिन उस करेंसी के इक्विवेलेंट उनके पास गोल्ड ही नहीं होता, तो क्या फायदा था। तो इस चीज को टैकल करने के लिए ये कंडीशन रखी गई थी कि जितना गोल्ड रिजर्व होगा उतनी ही करेंसी प्रिंट कर सकती है कंट्री। तो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद क्या हुआ कि सारा जो गोल्ड रिजर्व है उसका फ्लो चला गया यूएस के पास। नियरली 80% ऑफ गोल्ड जो था रिजर्व था वो यूएस के पास था, और बाकी कंट्रीज जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी। तो जब फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी और ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड का जो ये मोड बना था एक्सचेंज का, इसका फेलियर स्टार्ट हुआ। क्योंकि अब कंट्रीज के पास पैसा नहीं है, जब कंट्रीज के पास पैसा नहीं है तो सॉरी, कंट्रीज के पास गोल्ड नहीं है, जब कंट्रीज के पास गोल्ड नहीं है तो वो पैसा नहीं प्रिंट कर सकते, और जब वो पैसा प्रिंट नहीं कर सकते तो एक्सचेंज कैसे करेंगे, वो तरक्की कैसे करेंगे, वो अपनी कंट्री का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पे कैसे ध्यान देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया। तो तब एक कॉन्फ्रेंस बैठी, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में क्या डिसाइड हुआ, वहां वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक का जो इंटरवेंशन था, तो इन्होंने वहां डिसाइड किया कि क्यों ना डॉलर को एक यूनिवर्सल करेंसी बनाया जाए, क्यों ना ट्रेड किया जाए अब डॉलर में। तो क्योंकि सारा रिजर्व जो था, गोल्ड रिजर्व जो था वो यूएस के पास था, और उनकी करेंसी अगर वो इतना पैसा जो है प्रिंट कर सकती थी कि वो अपना कैश फ्लो दे दे पूरे वर्ल्ड को। तो इसीलिए डॉलर को बनाया गया एक यूनिवर्सल करेंसी। तो यूनिवर्सल करेंसी बनी डॉलर, जिसके माध्यम से आज सारे एक्सचेंज होते हैं, मोस्ट ऑफ एक्सचेंज होते हैं। तो यही एक रीजन था कि दुनिया में सारी कंट्री जो है अपनी करेंसी को छोड़ के एक यूनिवर्सल करेंसी मानती हैं डॉलर को। तो आप हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।